नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। दूसरा है CaCO3, CaO प्लस CO2। तीसरी है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। चौथी है Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो हमारा पहला ऑप्शन है जिसमें Zn जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो वहाँ ZnSO4 प्लस H2 बनता है, जो कि एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, CaCO3 टूटेगा CaO प्लस CO2 में। आगे देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन 3 है NaOH प्लस HCl, ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चौथे ऑप्शन में Fe प्लस CuSO4, ये भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अम्लीय विलयन में नीला लिटमस किस रंग में बदलता है? यानी कि आपको बताना है कि जो अम्लीय विलयन है उसमें नीला लिटमस किस रंग में बदलता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी नीला। तो आपको पता होगा कि जो अम्लीय विलयन होते हैं वो हमेशा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका मतलब अपना ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ए तांबा, बी लोहा, सी सोडियम, डी चांदी। तो हमारा सही जवाब इसमें होगा सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु हैं वो होती हैं सोडियम। अपना ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। C2H2, दूसरा C2H4, तीसरा C2H6, चौथा CH4। तो इसमें दिख रहा होगा कि जो C2H2 है वो एथाइन का सूत्र है, C2H4 एथीन है, C2H6 अपना ऑप्शन जो सी है वो सही जवाब होगा, ये है एथेन, और CH4 ये होती है मेथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि आपको बताना है कि जो जंग लगता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी संयोजन, डी उदासीनीकरण। तो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार का जंग लगना हो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जंग लगता है तो उसमें धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि pH का मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। यानी कि जब pH का मान 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा ये आपको बताना है। ए है क्षारीय, बी उदासीन, सी अम्लीय, डी लवणीय। तो जब pH का मान 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। और जब pH का मान 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा, और जब pH का मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग सोडा मतलब जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? आपको रासायनिक नाम यहाँ पर सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3.10H2O, तीसरा ऑप्शन है CaCO3, चौथा है NaCl। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये होता है खाने का सोडा। दूसरा है Na2CO3.10H2O, ये होता है धोने का सोडा या फिर इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अपना ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसमें।
CaCO3 ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि इसको हम कहते हैं चूना पत्थर। और चौथा ऑप्शन है NaCl जो कि साधारण नमक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टील है, आपको बताना है स्टील किस प्रकार की धातु है। ए शुद्ध धातु है, बी मिश्र धातु है, सी अधातु है, डी अर्ध धातु। तो आपका इसमें सही जवाब होगा जो स्टील है वो एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, यानी कि आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो अपना जो सही जवाब होगा वो होगा मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं या 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अलीन और 2 नीले होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि आपको बताना है जो इंसुलिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ए थायराइड, बी पीयूष, सी अग्न्याशय, डी अधिवृक्क। तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत है। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये जो है आवश्यक घटक होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो ऑक्सीजन का स्रोत कहाँ से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, ग्लूकोज से और क्लोरोफिल से। तो आपका सही जवाब इसमें होगा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें ऑक्सीजन का स्रोत है वो जल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइटोसिस होता है। ए जनन कोशिकाओं में, बी शारीरिक कोशिकाओं में, सी बैक्टीरिया में और डी विषाणु में। तो आपका सही जवाब इसमें होगा शारीरिक कोशिकाओं में, यानी कि शरीर की जो कायिक कोशिका उनमें माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए का पूरा नाम बताना है। ए डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, बी डाईऑक्साइड न्यूक्लिक अम्ल, सी डाई नाइट्रोजन अम्ल, डी डाई हाइड्रोजन अम्ल। तो इसका सही जवाब जो होगा डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला सवाल का हमारा कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी कि आपको बताना है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है। ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपका सही जवाब होगा रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, HB से दर्शाते इसको। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। ए फ्लोएम द्वारा, बी जाइलम के द्वारा, सी रंध्र के द्वारा, डी पत्ती। तो इसका सही जवाब होगा पौधों में जो जल का परिवहन है, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और जो फ्लोएम है उसके द्वारा भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI इकाई है, यानी आपको बताना है विद्युत धारा की SI इकाई है। ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा एम्पियर। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। इसमें जो वोल्ट है वो होता है विभव और विभवांतर का, वाट है वो होता है शक्ति का और ओम है जो प्रतिरोध का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओम का नियम किससे संबंधित है। ए ताप, बी दाब, सी विद्युत, डी प्रकाश। तो आपको पता होगा कि ओम का नियम जो है वो विद्युत से संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। ए जूल, बी वाट, डी 80 डायोप्टर, डी वोल्ट। तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, P = 1/80
एफ, यानी कि लेंस की क्षमता के बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से नापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है आभासी होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या अनंत होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और जब समांतर किरणें हैं वो फोकस पर मिलती हैं। इसका मतलब अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति का सूत्र है विद्युत शक्ति P बराबर VI, P बराबर I² R, C P बराबर V² R और D है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो सूत्र दे रखे हैं वो तीनों ही शक्ति के बराबर सही है। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी टंगस्टन, डी लोहा। तो आपको पता होगा कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका तंतु जो है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ए जल, बी कांच, सी वायु, डी निर्वात। तो आपको पता होगा कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है वो निर्वात में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्यूज तार का गलनांक होता है। आपको बताना है फ्यूज तार का गलनांक होता है। ए अधिक होता है, बी कम होता है, सी शून्य होता है, डी समान होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक हमेशा कम होता है और इस वजह से जब ये विद्युत परिपथ में लगाते हैं तो जल्दी से पिघल जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई। आपको विद्युत प्रतिरोध की इकाई बतानी है। ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वाट। तो प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है ओम। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे होती है, यानी कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी विद्युत, डी प्रकाशीय। तो आपको बताना होगा कि जो ध्वनि तरंगे होगी वो अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जैव अपघटनीय पदार्थ हैं। जैव अपघटनीय पदार्थ हैं। ए प्लास्टिक, बी कांच, सी कागज, डी पॉलीथीन। तो आपका सही जवाब इसमें होगा कागज जो होता है वो जैव अपघटनीय पदार्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ओजोन परत पाई जाती है। ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, डी आयन मंडल में। तो आपका सही जवाब होगा इसमें ओजोन जो परत है वो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी डीजल। तो आपका सही जवाब इसमें होगा सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन है? शेर, गाय, हरा पौधा, मनुष्य। तो सही जवाब आपका होगा इसमें ऑप्शन सी हरा पौधा जो है वो उत्पादक होता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य है। जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जीवों का नाश, केवल मानव लाभ, प्राकृतिक संतुलन या औद्योगिकरण। तो आपका सही जवाब इसमें होगा जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य होगा वो होता है प्राकृतिक संतुलन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्षार है, आपको बताना है कि इसमें क्षारक कौन है? HCl, NaOH, H2SO4,
और HNO3। तो आपको इसमें दिख रहा होगा जो इसमें ऑप्शन बी है NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक प्रकार का क्षारक है। जबकि HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो इसका मतलब इसमें जो तीन है वो तीनों ही क्या है, अम्ल है, जबकि एक क्षार है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि CO2 अग्निशामक उपयोगी है। CO2 अग्निशामक उपयोगी है क्योंकि जल में घुलती है, B बारीक होती है, C ऑक्सीजन हटाती है, D ठंडी होती है। तो CO2 अग्निशामक उपयोग इसलिए की जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन को क्या कर देती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिसके वजह से आग है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या कह रहा है कि वृक्क का मुख्य कार्य है, वृक्क का मुख्य कार्य है पाचन, रक्त शुद्धिकरण, श्वसन, संचार। तो आपका सही जवाब इसमें होगा वृक्क का जो काम है वो रक्त शुद्धिकरण का है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है वृक्क जो होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH होता है, यानी कि जो उदासीन विलयन है उनका pH कितना होता है, 0, 7, 14 और 1। तो आपको पता होगा जो उदासीन विलयन है उसका pH होता है वो होता है 7। ठीक है, और जब 7 से कम हो तो वो अम्लीय विलयन, 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय विलयन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है बताना है, कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में और राइबोसोम में। तो आपको पता होगा कि जो DNA है वो केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी DNA पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परावर्तन का नियम संबंधित है, यानी कि जो परावर्तन का नियम है वो किससे संबंधित है, A ध्वनि से, B प्रकाश, C विद्युत और D ताप। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो होगा परावर्तन का नियम प्रकाश के लिए है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो परावर्तन है उसमें ध्वनि का भी परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि जाइलम का कार्य है भोजन बनाना, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन और गैस का विनिमय। तो जाइलम का कार्य होता है वो होता है पौधों के अंदर जल का परिवहन, और पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो काम करता है फ्लोएम करता है। ठीक है, भोजन बनाने का काम क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे हल्की धातु है, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी है आपको ये बताना है, ए लोहा, तांबा, सोडियम, लिथियम। तो इनमें से आपका जो सही जवाब होगा वो होगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है, और यहाँ पर जो दिया गया है कि जो सोडियम है वो सबसे क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ होता है, जड़ों में, तने से, पत्तियों से, फूलों से। तो यहाँ पर पूछा गया मुख्यतः, तो वाष्पोत्सर्जन की जो घटना है मुख्य रूप से तो पत्तियों की निचली सतह से होती है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ मात्रा में तने से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और फूल से भी हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहाँ पर लागू होता है ये बताना है, केवल आंतरिक ऊर्जा में, केवल विद्युत, केवल ऊष्मा और सभी में। तो आपको पता होगा कि जो ऊर्जा संरक्षण नियम है वो इन सभी के लिए लागू होता है। तो आपका सही जवाब होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मिश्र धातु है, मिश्र धातु कौन है, तो आपको बताना है सोना, चांदी, पीतल और ऑक्सीजन। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा मिश्र धातु है, तो इसमें मिश्र धातु है पीतल। कौन है, पीतल। इसका मतलब आपका जो सही जवाब है वो होगा पीतल।
और आपको ये भी याद रखना पित्तल में कौन है, तो पित्तल में होता है एक तो तांबा, ठीक है, और दूसरा होता है जिंक। ये दोनों मिलके बनाते हैं पित्तल को, ठीक है। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रकाश सर्वप्रथम पड़ता है, यानी कि मानव नेत्र में प्रकाश सर्वप्रथम कहाँ पड़ता है, रेटिना, पुतली, कॉर्निया, लेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कॉर्निया, जिसको हम स्वच्छ मंडल भी कह देते हैं। और कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग होता है और सबसे आंतरिक भाग होता है वो होता है रेटिना, ठीक है, आंतरिक भाग होता है वो रेटिना होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है, ए वोल्टमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी अमीटर, डी थर्मामीटर। तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है उसका नाम है अमीटर। क्या नाम है, अमीटर। और ये हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्टमीटर है वो विभव का और विभवांतर का मापन करते हैं और ये परिपथ के हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर है वो धारा का मापन, धारा मापन नहीं करता, धारा की दिशा को बताता है। और थर्मामीटर जो है वो बताता है, ताप मापता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है रक्त के थक्के बनने में सहायक है, यानी कि रक्त को थक्के बनाने में सहायक कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा प्लेटलेट्स या बिंबाणु या पट्टिकाणु बोलते हैं, जो कि रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। अगला सवाल है आपका, पौधों में भोजन का परिवहन होता है, यानी कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है, ताने के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन जो करता है वो करता है आपका फ्लोएम। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, धातु जो केरोसिन में रखी जाती है, ऐसी कौन सी धातु है जो केरोसिन में रखी जाती है, तो आपका आंसर होगा तांबा, लोहा, सोडियम, चांदी। तो आपका सही जवाब इसमें है वो है सोडियम। और सोडियम को केरोसिन में इसलिए भी डुबो के रखा जाता है क्योंकि सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस सामान्यतः बनाता है, यानी उत्तल लेंस सामान्यतः बनाता है सदैव आभासी, सदैव वास्तविक, परिस्थिति अनुसार या कोई नहीं। यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस सामान्यतः प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आपको बताना है सदैव आभासी बनाता है, सदैव वास्तविक बनाता है, परिस्थिति अनुसार बनाता है या कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब है वो अनंत पर है, अनंत पर है और तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। लेकिन जैसे जैसे हम उस लेंस के करीब लाते हैं तो एक अंत में जब प्रतिबिंब जो है वो उस लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में होती है, उस समय उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो परिस्थिति के अनुसार बदलता हुआ रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कि शक्ति की एसआई इकाई है, शक्ति की एसआई इकाई बतानी है आपको, जूल है, वाट है, न्यूटन है, एम्पियर है। तो जूल, जूल तो है ऊर्जा की इकाई, वाट, वाट शक्ति की इकाई है, न्यूटन, न्यूटन बल की इकाई है और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। इसका मतलब जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वसन में ऊर्जा का स्रोत है, श्वसन में ऊर्जा का स्रोत है ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही जवाब होगा श्वसन में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो ग्लूकोज है, क्योंकि जब ऊर्जा निकलेगी तो ग्लूकोज का अपघटन होगा, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, तब जाके ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यकृत, हृदय, वृक्क, फेफड़ों। तो मानव में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, रक्त को छानने वाला वो काम करता है वृक्क, यानी कि किडनी है वो रक्त को शुद्धिकरण करती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कक्षा 10 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। अगली क्लास में हम लोग फिर और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।